नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुवर्णा राजपूत आपलं सर्वांचं स्वागत करत आहे आपल्या सर्वांचं यूट्यूब चॅनल सहज शिकूया मराठीवरती. आज आपण शिकणार आहोत इयत्ता 9वी मराठी अक्षर भारती या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 7 दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य. विद्यार्थी मित्रांनो, पाठाला सुरुवात करायच्या अगोदर मला सांगा, तुम्हाला अंधार आवडतो की उजेड? तुम्हाला असा काय प्रश्न विचारतात? आपल्याला प्रत्येकाला उजेडात राहायची सवय आहे. एक बटन दाबलं की आपल्याकडे दिवा लागतो, उजेड होतो, अंधारात आपण राहूच शकत नाही. मग दिव्याचा शोध कोणी लावलाय? तर दिव्याचा शोध लावलेला आहे शास्त्रज्ञ थॉमस एल्वा एडिसन यांनी, आणि त्यांच्याबद्दलच माहिती आज आपण आपल्या आजच्या पाठात घेणार आहोत. चला तर मग आपण पाठाला सुरुवात करूया. दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य. लेखक आहेत डॉक्टर अनिल गोडबोले, 1947 ते 2020. प्रसिद्ध लेखक संस्कार शिदोरी स्वातंत्र्यवीर सावरकर, थॉमस एल्वा एडिसन, 1857 ची यशोगाथा, सुबोध कथा, कथाकथनातून बालविकास इत्यादी त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध. थॉमस एल्वा एडिसन यांनी शोध लावलेल्या दिव्याच्या शोधामागची कथा, एडिसन यांची प्रयोगशीलता याचे मार्मिक वर्णन प्रस्तुत पाठातून लेखकाने केले आहे. या पाठातून लेखकांनी काय वर्णन केलेलं आहे की थॉमस एल्वा एडिसन हे जे शास्त्रज्ञ होते, यांनी दिव्याचा जो शोध लावला तो शोध कसा लावला त्या मागची कथा आणि त्यांनी कशा प्रकारे प्रयोग केलेले आहे याच्याबद्दलची माहिती या पाठात दिलेली आहे. समझ में आया बच्चों आपको? इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है कि थॉमस एल्वा एडिसन ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो लाइट खोज निकाली, तो वो खोज तो हुई पर उसके कैसे खोज किया, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, वो स्टोरी हमें इस लेसन में पढ़नी है. वसंत ऋतूचे दिवस. काही दिवस सुट्टी घालवण्यासाठी मित्रांना घेऊन थॉमस एडिसन एका डोंगराळ भागातील खेडेगावात जाऊन राहिला. सूर्यग्रहण असल्यामुळे भर दिवसा सर्वत्र अंधार पसरला. तिथे काही शास्त्रज्ञ आणि ज्योतिषी सूर्यग्रहणाचा अभ्यास करण्यासाठी जमले होते. मित्रमंडळींच्या गप्पा रंगात आल्या होत्या, पण एडिसन कसल्या तरी विचारात गढून गेला होता. त्याच्या एका मित्राने सहजपणे विचारले, काय एडिसन साहेब, कसल्या एवढ्या विचारात गढलात? त्या अंधारावर मात करणाऱ्या, प्रकाश देणाऱ्या वस्तूच्या शोधाची कल्पना तर नाही ना तुमच्या डोक्यात? असले काहीतरी वेडगळ विचार नेहमीच तुमच्या डोक्यात येतात. पहा, इथे काय म्हटलंय? वसंत ऋतूचे दिवस होते. तर वसंत ऋतू म्हणजे कोणता? हिवाळा संपणार आणि उन्हाळा सुरू होणार याच्या मधला जो काळ असतो ना, त्याला आपल्याकडे वसंत ऋतू असं म्हणतात. या ऋतूमध्ये झाडांची पानगळ वगैरे होत असते. तर वसंत ऋतूच्या हा जो थंडी नाही, खूप उन्हाळा नाही, इंग्लिशमध्ये आपण त्याला म्हणतो स्प्रिंग, स्प्रिंग सीझन. तर हा वसंत ऋतूचा काळ चालू होता आणि सुट्टी होती. सगळेजण सुट्टीच्या दिवशी आपल्या मित्रांना घेऊन थॉमस एडिसन एका डोंगराळ भागातल्या खेड्यामध्ये गेले होते. आणि त्या दिवशी काय होतं? सूर्यग्रहण होतं. सूर्यग्रहण म्हणजे सोलर इक्लिप्स. तर ह्या सूर्यग्रहण असल्यामुळे सगळीकडे अंधार पसरला. दिवस असून सुद्धा अंधार पसरलेला होता. लक्षात आलं का तुमच्या? सूर्यग्रहण म्हणजे काय असतं की सूर्याचा भाग जो आहे तो झाकला जातो. हा जॉग्रफीचा भाग आहे, तुम्ही तुमच्या जॉग्रफीच्या शिक्षकांना विचारून घ्या. तर त्यावेळेला काय होतं, सूर्य झाकला जातो, त्याच्यामुळे दिवस असला तरी सुद्धा अंधार पसरलेला असतो. आणि ह्या सूर्यग्रहणाचा अभ्यास करण्यासाठी काही शास्त्रज्ञ आणि काही ज्योतिषी, जे ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यास करतात, असे लोक त्या ठिकाणी जमले होते आणि सगळ्यांच्या गप्पा रंगलेले चालू होत्या. पण सगळेजण गप्पा मारत असताना एडिसन मात्र काहीतरी विचारामध्ये गुंग होते. मग त्यांच्या एका मित्राने सहज विचारलं, काय, कसल्या विचारात गडले तेवढे? या अंधारावर मात करणाऱ्या, प्रकाश देणाऱ्या वस्तूचा तुम्ही शोध करण्याची कल्पना तुमच्या डोक्यात नाही ना? म्हणजे त्यांच्या मित्राने त्यांना टोचून बोलले की हा जो अंधार झाला आहे, या अंधाराला नष्ट करून नवीन काहीतरी उजेड आणण्याची कल्पना तुमच्या डोक्यामध्ये तर नाही ना? असं त्यांना विचारलं. देखो, आपको समझ में आया बच्चों? वसंत ऋतु, पतझड़ का जो सीजन होता ना, वो सीजन था, यानी कि ठंडी खत्म होना और जो धूप का सीजन है वो चालू होने से पहले बीच में का जो पीरियड होता है, मार्च अप्रैल, ये टाइम, मार्च और फरवरी मार्च का जो टाइम होता है उसको हम वसंत ऋतु कहते हैं. उस वक्त
थॉमस एडिसन अपने दोस्तों के साथ एक घूमने गए थे। वो दिन था सूर्य ग्रहण का। सूर्य ग्रहण जब होता है तो सूरज ढक जाता है और सब जगह पे अंधेरा छा जाता है। कुछ साइंटिस्ट, कुछ ज्योतिषी ये वहां पे सूर्य ग्रहण कैसे हो रहा है उसकी पढ़ाई करने के लिए वहां पे आए थे। एडिसन भी अपने दोस्तों के साथ थे, सब लोग बातचीत कर रहे थे, गप्पा मारने यानी कि बातचीत कर रहे थे सब लोग। लेकिन एडिसन किसी तो भी ख्यालों में खोया था, विचारात गढून गेला म्हणजे वो कुछ ख्यालों में खोया हुआ था। तब उसके दोस्त ने उसको ऐसे पूछा, जैसे हम लोग दोस्तों को चिढ़ाते ना कि क्या एडिसन साहब, क्या इस कितने सोच में क्या डूबे हो आप? क्या आप ऐसा सोच रहे हो कि ये अंधेरा जो हो गया है, इस अंधेरे को नष्ट करके कुछ तो भी उजाले की चीज में खोजूं? ऐसे तो विचार आपके सर दिमाग में नहीं आ रहे ना। मतलब ऐसा बोल के उनको चिढ़ा रहे थे उनके दोस्त। मला वेडगळ म्हणा किंवा काहीही म्हणा, पण खरेच नेमका असाच विचार माझ्या डोक्यात आत्ता आला आहे. मी अशा काहीतरी प्रकाश देणाऱ्या वस्तूच्या शोधात आहे, की जी किमतीने कमी असेल, पण सामान्य माणसालाही रोजच्या जीवनात तिचा उपयोग होईल. अभी यहाँ पे देखो एडिसन को बोलता है वेड, मतलब आप मुझे पागल बोलो या कुछ भी बोलो, पर सच में इस वक्त मेरे दिमाग में यही ख्याल आया है कि ऐसी उजाला देने वाली कोई तो भी चीज हो कि वो ज्यादा देर तक उजाला दे और उसकी कीमत भी कम हो, और जो आम आदमी, सामान्य मानुस मतलब आम आदमी भी अपने रोज के जीवन में उसका इस्तेमाल कर सके. म्हणजे सगळे स्वस्तामध्ये पण जास्त काळ उजेड देणारी वस्तू शोधायचा विचार खरंच त्यावेळेला एडिसन त्यांच्या डोक्यामध्ये चालू होता. एडिसनच्या मित्रांनी फारसे गंभीरपणे मनावर घेतले नाही. बऱ्याच जणांनी तर ते हसण्यावारीच नेले. तुम्हालाही थट्टा वाटते? पण हातच्या कंकणाला आरसा कशाला? माझ्या मनातील कल्पनेप्रमाणे असणारी वस्तू शोधण्याचे आव्हान मी स्वीकारत आहे. एडिसन अगदी सहजपणे बोलून गेला. एखादी कल्पना मनात आली की तिचा सतत पाठपुरावा करणे हे एडिसनचे वैशिष्ट्य होते. जेव्हा एडिसनांनी आपल्या मित्रांना सांगितलं की हो मी असाच काहीतरी विचार करतोय एखादी प्रकाशाची वस्तू शोधण्याचा, मग सगळ्यांनी त्यांना हसण्यावारी नेलं, त्यांची मस्करी केली. मग एडिसन त्यांना म्हणाले तुम्हाला थट्टा वाटते म्हणजे तुम्ही माझी मस्करी करतायत, पण हातच्या कंकणाला आरसा कशाला? हे एक वाक्प्रचार आहे. याचा अर्थ आपण पुढचा जेव्हा स्वाध्यायाचा भाग घेऊ त्याच्यामध्ये पाहू. तर त्याचा अर्थ काय की तुम्ही बघा माझ्या डोक्यामध्ये खरंच अशी कल्पना चालू आहे आणि हे मी आव्हान स्वीकारतोय, चॅलेंज. आव्हान म्हणजे मी हे चॅलेंज स्वीकारलं आहे कि मी अशी उजेड देणारी वस्तू शोधूनच दाखवणार. एडिसन के दोस्त उनके ऊपर हंसने लगे. उन्होंने जब बोला कि हाँ मैं सच में ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ प्रकाश मिले ज्यादा देर तक, ऐसा कुछ मैं ढूंढ सकूं, तो तुम लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हो, पर देखो हाथच्या कंकणाला आरसा कशाला, देखो मैं बोल के नहीं बताऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, ऐसा उन्होंने बोला. और मैं आप सबको चैलेंज देता हूँ कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है चैलेंज कि मैं ऐसी चीज ढूंढ के ही रहूंगा कि जो कम खर्चे में ज्यादा उजाला दो. और एडिसन ऐसे थे कि उनके दिमाग में एक बार कुछ आइडिया आ गई तो वो उसका पीछा, जब तक वो हासिल ना हो तब तक उसका पीछा करते थे और उसमें सक्सेस पाते थे. एडिसनने आव्हान स्वीकारले खरे, पण हे काम वाटते तितके सोपे नव्हते. कृत्रिमरित्या प्रकाश निर्माण करण्याचे व रात्रीचे दिवसात रूपांतर करण्याचे यापूर्वी काही प्रयत्न झाले. सर एफ्रेड डेवी यांनी खाणीमध्ये वापरण्यासाठी एक कमानदार दिवा तयार केला होता. त्यात वीज वाहून नेणाऱ्या तारांच्या टोकांना कार्बनचे म्हणजे कोळशाच्या पदार्थांचे तुकडे जोडलेले होते. तारांची कार्बन जोडलेली टोके जवळ आणली की त्यातून झगझगीत प्रकाश निर्माण व्हायचा. पण या प्रकाशाच्या उपयोगाला फार मर्यादा होत्या. दरवेळी कार्बनचे तुकडे जळून प्रकाश निर्माण करणे हे काम खर्चिक होते. त्यातून निर्माण होणारा विषारू वायू हाही धोकादायक होता. प्रकाश तर जास्त वेळ टिकणारा हवा, तो कमी खर्चात निर्माण करता यायला हवा. तो फार प्रखरही नको, त्यातून विषारी वायूंचा धोकाही नको. हे सारे कसे जमायचे? एडिसनचे विचारचक्र शुरू झाले. देखो एडिसन ने अपना चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया था, पर उन्होंने जिस तरह से सोचा था उतना ये काम आसान नहीं था. ऐसा लाइट तैयार करना ये जो काम है वो पहले भी हो गया था. एडिसन के पहले भी कुछ लोगों ने ऐसा किया हुआ था कि कृत्रिम रित्या यानी कि
खुद इंसान ने लाइट तैयार करना, ये पहले भी हो चुका था, पर सबको उसमें ज्यादा सक्सेस नहीं मिला था। सर हेफरेट डेवी, इन्होंने क्या किया था, खान, जैसे कोयले की खदान होती है ना, खान खदान, उसमें जाने के लिए, वहां पे देखो सब अंधेरा होता है, तो उसमें जाने के लिए कमानदार दीवा, ऐसे दीवा उन्होंने लाइट तैयार किया था। पर वो लाइट कैसा था कि वो जो लाइट का सप्लाई करने के लिए दो तार होते हैं ना, उनको दोनों तारों के सामने वाले पोर्शन में कार्बन यानी कि कोयला जो होता है उसको जोड़ना, लगाना, और फिर वो कार्बन के दोनों जो भाग है वो पास लाने के बाद ऐसा एकदम से उजाला होता था। पर ये उजाला होना तो थोड़े टाइम के लिए, ज्यादा देर तक ये नहीं चलता था। जैसे कार्बन के जो टुकड़े थे वो खत्म हो जाते थे तो वापस से अंधेरा हो जाता था। और ये कार्बन के टुकड़े लाना ये बहुत खर्चे वाला काम था, ये सस्ता नहीं था। और उसके अंदर से जो वायु, जो धुआं निकलता था, ये बहुत जहरीला, विषारी यानी जहरीला होता था। तो एडिसन को क्या रहता, एक तो प्रकाश यानी कि लाइट ज्यादा टाइम रहना चाहिए, और वो कम खर्चे में भी होना चाहिए, और उसमें जो उजाला आता है वो ऐसा एकदम जैसे पटाखा कैसे फूटता है उस टाइप का उजाला बड़ा वाला नहीं चाहिए। एक डीम लाइट, हम जो जैसे हमारे अभी लाइट है वैसे कुछ तो भी लाइट हमें मिलना चाहिए, और उसमें से जो जहरीला धुआं निकलता है, जो वायु निकलता है, उससे भी लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, एडिसन का विचार चक्र यानी कि उसकी सोचने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई थी। कोणताही नवा शोध एकाएकी लागत नाही, निरीक्षण, अनुमान, प्रयोग, पुन्हा पुन्हा प्रयोग करणे, हे चक्र सतत चालूच असते। एडिसनने प्लॅटिनमचा उपयोग करून पाहिला, तो थोडाफार यशस्वी झाला, पण असला महागडा प्रयोग व्यवहार्य नव्हता। उन्हाळ्याचे दिवस, हातातल्या पंख्याने वारा घेत असताना एडिसनचे लक्ष पंख्याच्या काडीकडे गेले. या बांबूपासून कार्बन करता येईल का, मनात विचार आला, की लगेच प्रयोगांना सुरुवात. हा बांबू कोणत्या जातीचा असावा? उष्णकटिबंधात आणि विशेषतः आफ्रिका आणि आशिया खंडात बांबूंच्या असंख्य जातींची लागवड केली जाते. यापैकी कोणता बांबू उपयुक्त ठरेल याचा शोध घेणे आवश्यक होते. बांबूंच्या जाती गोळा करण्यासाठी एडिसनच्या सहकाऱ्यांनी आफ्रिका खंडात हजारो मैल पायी प्रवास केला. देखो, कोई भी जो शोध लगता है यानी कि कोई भी जो नई चीज होती है, जो निर्माण होता है, वो एकदम से नहीं होता, उसके पीछे बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो कोई निरीक्षण किया जाता है, फिर उन चीजों को देख के अनुमान लिया जा, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं वैसा हो सकता है, अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। और वह बार बार ऐसा नहीं कि पहली बार में प्रयोग किया और एक्सपेरिमेंट किया और वो सक्सेस हो गया, नहीं, बहुत बार एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो जाते हैं। बार बार एक्सपेरिमेंट करना का ये चक्र चालू ही रखना पड़ता है। ऐसा करने के बाद फिर कहीं पे हमें सक्सेस मिलती है। तो एडिसन ने भी क्या किया, पहले उन्होंने प्लेटिनियम का यूज किया कि चलो प्लेटिनियम से हम लाइट जला सकते हैं क्या। ये उनका यशस्वी यानी सक्सेस हुआ, पर प्लेटिनियम का यूज करना ये बहुत महंगा था, महागड़ा था, महंगा था, व्यवहार्य नहीं था। आम आदमी उसका यूज नहीं कर सकता था ना, उसका ज्यादा खर्चा होता था। तो एक बार क्या हो गया, उन्हाड़ा यानी कि धूप के दिन चालू थे, समर होता है ना, वो चालू, समर सीजन के दिन चालू थे, गर्मी हो रही थी। हाथ में पंखा हिलाते हिलाते एडिसन का ध्यान अपने पंखे के ऊपर एक जो काड़ी लगती है ना, डंडी लगती है, उसकी तरफ गया। तो वो डंडी का जो बांबू था, तो उनके दिमाग में एकदम से आया कि ये बांबू पासून कार्बन तैयार करता है, यानी कि बांबू के पास से हम कार्बन तैयार कर सकते हैं क्या। बस एक बार मन में ख्याल आया और शुरुआत हो गई उनकी फिर एक्सपेरिमेंट करने की। फिर उन्होंने ये किया कि ये बांबू कौन से जात का, मतलब कौन सा ये झाड़ है, उसकी क्या क्या प्रजाति है, ये कहाँ मिलेगी, उष्ण कटिबंध में, विशेषतः अफ्रीका और आशिया खंड में बांबू के ज्यादा से ज्यादा पेड़ होते। तो वहां पे जाके कौन सा बांबू हमें हम यूज कर सकते हैं जिसपे से हमें कार्बन तैयार कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने शुरू कर दिया। और बांबू की जो पेड़ थे उनको ढूंढने के लिए, उनको जमा करने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ, उनके जो सहकारी थे उनके साथ काम करने वाले, उनके साथ उन्होंने अफ्रीका खंड में हजारों मैल तक पैदल पाई प्रवास किया। तब तक ऐसा गाड़ी वगैरह ऐसा नहीं था, तो पैदल जाना पड़ता था। तो बहुत हजारों मैल उन्होंने चल के उन्होंने वो जंगल ढूंढे। त्या ठिकाणी त्यांना हिंस्र,
पशूंशी आणि मलेरियाशी सतत सामना करावा लागला. बांबूंच्या जाती गोळा करण्यासाठी एडिसनने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला. त्यातून त्याने 6,000 प्रकारच्या बांबूंच्या जाती गोळा केल्या. बांबूपासून तयार केलेली फिलेमेट ही अधिक काळ प्रकाश देणारी ठरली. पण अजूनही त्यांच्या मनाचे पूर्ण समाधान झाले नव्हते. प्रयोग सतत चालूच होते. हे प्रयोग चालू असताना एडिसनने चहा, जेवण आणि झोप हे सारे प्रयोगशाळेतील टेबलावरच. भूक लागली की उभ्या उभ्या थोडेसे खायचे. थकल्यासारखे वाटले की बसल्या बसल्या थोडीशी डुलकी घ्यायची. तरीही कामातून थोडीशी फुरसत मिळाली की एडिसन त्याच्या सहकाऱ्यांना समुद्रावर मासे मारायला किंवा नृत्याच्या नाही तर गाण्याच्या कार्यक्रमांना घेऊन जायचा. मन ताजेतवाने झाले कि पुन्हा कामाला शुरुआत. देखो ये लोग जब अफ्रीका के जंगल में घूम रहे थे ना, तभी वो आसान नहीं था तब की सिचुएशन को अगर हम लोग सोचेंगे तो बहुत कठिन था। ये लोग जंगल में घूम रहे तो वहां पे अलग अलग प्रकार के पशु उनके सामने आते थे। बहुत सारे मच्छर होने की वजह से मच्छर उनको काटते थे तो मलेरिया जैसी बीमारियां उनको हो जाती थी। हम लोग सिर्फ कल्पना भी नहीं कर सकते, अगर हम थोड़ी सी भी झाड़ी के अंदर चले गए तो हमें डर लगने लग जाता है। और ये बाम्बू के बड़े बड़े पेड़ों के जंगल में वहां पे सब ढूंढ रहे थे तो वहां पे जानवर मच्छर ये सब होने वाले। इन सब परेशानियों का सामना करके उन्होंने ये सब ढूंढा है। तो बांबू के जो पेड़ ढूंढते ढूंढते उन्होंने ढूंढे। बहुत पैसा, पाण्यासारखा पैसा, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा एडिसन ने खर्च किया था। इतना पैसा खर्च करने के बाद उन्होंने 6,000 यानी 6,000 बांबू की जो जाति अलग अलग प्रजाति के पेड़ थे वो जमा किए। और के बांबू में से तैयार होने वाली फिलेमेट ये उन्होंने ढूंढ के निकाली। वो ज्यादा देर तक प्रकाश दे रही थी। उनका प्रयोग यहाँ पे सक्सेस हो गया था कि फिलेमेट से ज्यादा टाइम तक उजाला मिल रहा था। पर अभी भी एडिसन के मन का पूरा इच्छा उनकी नहीं, उनको जैसे चाहिए था पूर्ण समाधान नहीं हुआ था, सेटिस्फेक्शन उनका नहीं हुआ था, जो उन्हें चाहिए था वो नहीं मिला था। इसलिए उनके एक्सपेरिमेंट बार बार चालू थे। ये एक्सपेरिमेंट जब चालू थे तो देखो उनका जीवन कैसा था कि उनका चाय, खाना, नाश्ता, सोना ये सब उनकी जो प्रयोगशाला थी उसके टेबल के ऊपर ही वो करते थे। भूख लग गई तो खड़े खड़े कुछ तो भी खा लेना। अगर उनको थकान आने लगी तो बैठे बैठे वहां पे एक चेयर पे बैठ जाना और थोड़ी सी डुलकी यानी कि झपकी ले लेना। और अगर फिर उनको काम में से थोड़ी सी फुर्सत मिली तो वो क्या करते थे, अपने जो सहकारी यानी उनके काम करने वाले जो उनके साथ में दोस्त थे उन सबको समुद्र पे मासे मारायला यानी कि मच्छी पकड़ने के लिए लेके जाते थे, यानी कि थोड़ा उनका माइंड फ्रेश हो जाए। या फिर किसी नृत्य के डांस के प्रोग्राम को ले जाना, यानी कि गाने के प्रोग्राम को, सिंगिंग के प्रोग्राम को लेके जाना, यानी कि उनका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। जैसे माइंड फ्रेश हो गए तो फिर से नई काम करने की हमें अच्छा लगता है, तो मन ताजे तवाने झाले यानी कि माइंड फ्रेश हो गया तो और काम करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो वो अपने दोस्तों के लिए वो भी सब करते थे। सुरुवातीला दिव्याच्या प्रयोगाबाबतची प्रत्येक कल्पनाच योग्य आहे असे एडिसनला वाटायचे। पण प्रयोग करून पाहिल्यावर त्यातील फोलपणा जाणवायचा। केलेला प्रत्येक प्रयोग आणि त्यातून काय आढळले याची पद्धतशीर नोंद वह्यांमधून ठेवली। अशा त्यांच्या प्रयोगाच्या 200 वह्यांची 40,000 पाने भरून गेली। एडिसनचे काही टीकाकार त्याला म्हणायचे, हा सगळा खटाटोप फुकटच गेला म्हणायचा, कारण यातल्या बहुतेक नोंदी या फसलेल्या प्रयोगांच्या आहेत। या टीकाकारांना एडिसनने उत्तर दिले आहे, मी जे हजारो प्रयोग केले ते फसले तरी ते फुकट गेले असे कसे म्हणता येईल? निदान माझ्या नंतर प्रयोग करणाऱ्यांना हेच प्रयोग पुन्हा करून पाहण्याची गरज नाही। त्यांचे ते श्रम आणि वेळ वाचला हा फायदाच नाही का? किती छान विचार होते। देखो स्टार्टिंग में क्या होता था, शुरुआत यानी स्टार्टिंग में जो कोई भी एक्सपेरिमेंट एडिसन करते थे उनको लगता था कि अरे नहीं ये आइडिया बहुत अच्छी है। हर आइडिया उन्हें अच्छी लगती थी और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद त्यातील फोलपना यानी कि उनमें जो कमतरता थी, कुछ कमियां थी, वो उनको समझ में आती थी। देखो हम लोग को भी कभी कभी हर हमारे दिमाग में कुछ आइडिया आती, हाँ ये मस्त आइडिया है, पर जब हम उस आइडिया पे काम करने लग जाते तो हमें फिर उसके अंदर की कुछ कठिनाई समझ में आती है। तो ऐसा ही एडिसन को हो गया
कि हर बार हाँ अच्छी आइडिया है, बहुत अच्छी आइडिया है, अभी तो लाइट मिलेगा ही अपने को। पर जैसे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू होता था तो उसमें की कमियां, फोलपना यानी कमियां उनको समझ में आती थी। पर वो क्या करते थे, वो जो जो एक्सपेरिमेंट करते थे उसमें से उनको जो जो इंफॉर्मेशन मिलती थी वो सब इंफॉर्मेशन लिख के रखते थे। ऐसे उन्होंने लिख लिख के कितने 200 200 नोटबुक्स जो थी उसके 40,000 पेज, 40,000 पेजेस उन्होंने लिख के रखे थे अपने एक्सपेरिमेंट की इंफॉर्मेशन। तो उनके जो टीकाकार टीकाकार यानी कि उनके जो विरुद्ध थे, जो उनके ऊपर जलते थे, उनको ऐसा ही समझते थे, तो वो विरोधक जो थे वो उनको क्या कहते थे, ये आपने सब जो लिखा है ना ये तो सब कुछ काम का नहीं है, ये तो सब फुकट गया, वाया गया। क्योंकि इसमें के जो आपने जितनी सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट तो ऐसे हैं कि जो फेल हो गए हैं। और फेल एक्सपेरिमेंट की इंफॉर्मेशन क्या या काम आने वाली है। पर एडिसन ने उनको जवाब दिया कि मैंने ये जो हजारों एक्सपेरिमेंट किए हैं, बराबर है, ये फेल हो गए हैं, ये पता है कि ये फेल हो गए, पर मैंने ये लिख के रखा है। अभी इसके मेरे बाद में जो कोई लाइट के बारे में खोजेगा उसको मैंने जो एक्सपेरिमेंट किए वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये फेल हो जाता है, तो ये करना नहीं है। यानी कि मेरे बाद में जो कोई काम करेगा उनको ये टाइम उनका बच जाएगा, जो एक्सपेरिमेंट मैंने बोला है कि ये गलत है तो वो गलत करेगी नहीं, सही की दिशा में जाएगी, तो उनकी मेहनत और टाइम बचेगा। देखो कितनी अच्छी सोच थी कि ऐसा नहीं कि मैं फेल हो गया हूं तो मैं लिख के नहीं रखूंगा, आगे वाला कुछ भी करे, नहीं, उन्होंने लिख के रखा था कि मेरे बाद में कोई साइंटिस्ट आएगा, अगर वो कोई एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसे पता होना चाहिए ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, हमें कुछ नया करना है, तो उनको ये फायदा ही होगा। मतलब सोच भी अच्छी होनी चाहिए अपनी। सतत 10 ते 12 वर्ष प्रयोग करून पाहिल्यानंतर दिव्यामध्ये फिलेमेंटसाठी वापरण्यात येणाऱ्या टंगस्टन धातूचा प्रयोग यशस्वी झाला. इतका महत्वपूर्ण शोध लागला, पण तो लोकांना माहिती कसा व्हावा? त्यांच्या डोक्यात एक कल्पना आली. मेनलो पार्क येथील घराभोवती त्याने प्रचंड मोठा मांडव उभारला. त्या ठिकाणी नाना प्रकारच्या दिव्यांची आकर्षक रोषणाई केली. झाडात, झुडपात, अंगणात, गच्चीवर किंबहुना जिथे जागा मिळेल तिथे वाटाण्यापासून भोपळापर्यंतच्या विविध आकारांचे आणि रंगाचे दिवे लावण्यात आले. तो दिवस होता 21 ऑक्टोबर 1879चा. घराभोवतीचा दिव्यांचा झगमगाट पाहायला सारे गावच्या गाव लोटले. एडिसनने केलेल्या या दिवाळीचा वर्तमानपत्रात आणि सगळीकडे गवगवा झाला. वर्तमानपत्रातून दिव्याच्या शोधाची बातमी जगभर पसरली. बघा, देखो कंटिन्यूअसली 10 से 12 साल तक अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उनको पता चला कि फिलेमेंट की जगह पे हम टंगस्टन जो है, टंगस्टन धातु का उपयोग कर सकते हैं। और उनका जो एक्सपेरिमेंट था टंगस्टन धातु के साथ में वो सक्सेसफुल हो गया। उनको पता चल गया कि चलो अभी लाइट का शोध लग गया है, पर ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों को बताएगी कैसे, लोगों को पता भी तो चलना चाहिए। तो उन्होंने क्या आइडिया की कि उनका मेनलो पार्क, यहाँ पे उनका जो घर था, तो उन्होंने अपने घर के बाजू में बहुत बड़ा मंडप, मांडव यानी कि मंडप डाला, और उस मंडप के ऊपर अलग अलग तरह के जो लाइट्स थे, जैसे हम दिवाली में रोशनाई करते हैं ना, उस तरह से उन्होंने सब जगह पे रोशनाई कर दी। मंडप पे रोशनाई की, झाड़ों में, झुड़पों में, झुड़प यानी छोटे छोटे झाड़, आंगन पे, गच्ची पे, सब जहां उनको जगह मिलेगी वहां पे वाटाना यानी कि मटार होता है ना, छोटा सा मटार इतना भी लाइट बनाया, और बड़ा जो भोपड़ा यानी कि पंपकिन होता है ना बड़ा सा, उतना भी बड़ा उन्होंने लाइट बनाया। और हर जगह पे वाटाने से लेके पंपकिन तक के सब साइज के लाइट सब जगह पे लगा दिए। देखो हम सोचे भी तो कितना अच्छा लगेगा। हर जगह जब लाइट्स नहीं थे, लाइट्स क्या होता है ये किसी को पता नहीं था, अंधेरे के टाइम में इतनी सारी अगर रोशनाई उन्होंने उनके घर के बाहर की होगी तो कैसा लग रहा होगा लोगों को। सब जगह पे दीवों का जगमगाने की चमचमाते सब लाइट्स दिख रहे थे। वो देखने के लिए फिर सब गांव के लोग इधर उधर वहां पे जमा हो गए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी ना, ऐसे कैसे हो गया। वो दिन कौन सा था? 21 अक्टूबर 1879, ये दिन याद रखना। तो सब लोग वहां पे देखने के लिए आ गए। दूसरे दिन सब न्यूज़पेपर में ये लाइट के जो शोध हुआ था, जो अपने को लाइट मिला था उसके बारे में न्यूज सब जगह पे चली गई।
देखो हम इमेजिन करेंगे तो एकदम ये लगे कि हाँ, जो बात किसी को पता नहीं थी, लाइट क्या होता है वो पता नहीं, और इतने सारे लाइट एक साथ उन लोगों ने देखे होंगे तो उनको कैसा लगा होगा। 21 ऑक्टोबर 1929 या दिवशी एडिसनने लावलेल्या दिव्याच्या शोधाला 50 वर्ष पूर्ण झाल्यावर साऱ्या अमेरिकेने हा दिवस एखाद्या महोत्सवासारखा साजरा केला. एका मोठ्या समारंभात अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी एडिसनचा सन्मान केला. या घटनेच्या निमित्ताने अमेरिकेच्या पोस्ट खात्याने दिव्याचे चित्र असणारी तिकिटेही प्रसिद्ध केली. एक सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता असणाऱ्या एडिसनने हे सारे कसे केले याचे त्याच्या टीकाकारांना आश्चर्य वाटले. पण त्यांना एडिसनने मार्मिकपणे सांगितले, इतरांपेक्षा माझ्यामध्ये बुद्धिमत्ता अधिक होती असे मुळीच नाही, पण संकटांना तोंड देण्याची, असंख्य प्रकारचे प्रयोग करून पाहण्याची व हजारो वेळा अपयश आले तरी पुन्हा तितक्याच उमेदीने नवे प्रयोग करून पाहण्याची चिकाटी माझ्याजवळ होती. माझ्या यशात एक हिस्सा भाग बुद्धिमत्तेचा असल्यास 99 हिस्से भाग हा चिकाटीचा आहे. पहा किती सुंदर सांगितलंय. क्या बताए, देखो 21 अक्टूबर 1929 में को एडिसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, हमने देखा ना 21 अक्टूबर 1879, तो 1929 को इसको 50 साल पूरे हो गए थे. तो पूरे अमेरिका ने इस दिन को एक सेलिब्रेशन की तरह उन्होंने सेलिब्रेशन किया. बहुत जैसे त्योहार होता है ना, त्योहार की तरह उन्होंने मनाया. उस दिन अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनके हाथ से एडिसन का सम्मान किया गया, और वहां के जो पोस्ट थे उन्होंने एक टिकट, जो पोस्ट का टिकट होता है ना, वो प्रसिद्ध किया, मतलब प्रिंट किया, उसके ऊपर लाइट का चित्र उन्होंने छपवाया था. एक एडिसन कैसे थे, उनकी बुद्धिमत्ता, वो बहुत होशियार नहीं थे. अगर हमने एडिसन के बारे में कुछ पढ़ा तो आप देखोगे वो बहुत होशियार नहीं थे, सामान्य बुद्धिमत्ता थी उनकी. पर उनके जो विरोधक थे, जो उनके ऊपर टीका करते थे कि ये कैसा कर सकता है, तो उनको सबने उन्होंने मार्मिक यानी कि एकदम से उन्होंने क्या आंसर दिया था कि मेरी बुद्धिमत्ता, माझी बुद्धिमत्ता अधिक होती असं नाही, मतलब आप लोगों से मेरी बुद्धिमत्ता ज्यादा थी ऐसा नहीं है. मेरी जो बुद्धिमत्ता थी वो भी आप लोगों के जैसे ही थी, सामान्य बुद्धिमत्ता थी, वो बहुत होशियार थे ऐसी बात नहीं थी. पर संकटांना तोंड देण्याची, यानी कि जो संकट हमारे ऊपर आते हैं उनका सामना करने की शक्ति मेरे में थी. देखो, बुद्धिमत्ता भले ही सामान्य हो, पर हमारे ऊपर कुछ भी संकट आ जाता है तो हम लोग डर जाते हैं. तो एडिसन डरे नहीं थे. उन्होंने क्या किया था, हर संकट का मुकाबला डर के किया था. डट के, डर के नहीं बोली, डट के, यानी कि एकदम खंभीरता से निडर होकर उन्होंने हर संकट को झेला था. असंख्य प्रकारचे प्रयोग करून पाहण्याची आणि हजारो वेळा अपयश आले तरी पुन्हा तितक्याच उमेदीने नवीन प्रयोग करून पाहण्याची चिकाटी माझ्याजवळ होती. मतलब क्या कि बार बार, ऐसा नहीं कि मेरा एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं. एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हजारों बार एक्सपेरिमेंट किए और हर बार फेल भी हुए. पर फेल होके वो डरे नहीं कि अभी मैं फेल हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं. जितने बार वो फेल हुए उतनी बार, हर बार नई उम्मीद से उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट किया. चलो इस बार फेल हो गया, मैं कुछ और अलग करूंगा और नई उम्मीद से मैं आगे जाऊंगा. और ये चिकाटी, यानी कि ये जो जिद्द उनके अंदर थी वो बहुत ज्यादा थी. उन्होंने क्या कहा, माझ्या यशात एक हिस्सा फक्त बुद्धिमत्तेचा आहे आणि 99 हिस्से भाग चिकाटीचा आहे. मतलब क्या कि मेरी ये जो सक्सेस है, इस सक्सेस में जो 100% होते हैं ना, तो 100% में से सिर्फ 1% मेरी इंटेलिजेंट है, मेरी बुद्धि है, और 99% जो थी मेरी जिद और मेरी मेहनत है. देखो बच्चों, ये आप लोगों को भी सीखने के लिए, अभी आप 9th में हो, अगले साल 10th में जाओगे, 10th की एग्जाम आपके लिए भी बहुत बड़ी है. तो इसमें से हमें क्या सीखना है कि हमारी बुद्धिमत्ता भले ही सामान्य हो, पर कुछ करने की, हमारी मेहनत करने की जो जिद है वो अच्छी होनी चाहिए. हमारी बुद्धिमत्ता सिर्फ 1% और हमारी मेहनत वो 99% यहाँ पे होती है. अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो ही हम सक्सेस पा सकते हैं. तो ये हो गया अपना दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य, यानी कि किस तरह से ये पूरा दिवे का शोध के पीछे की कहानी क्या थी एडिसन जी की, वो हमने पढ़ी है. अभी इसके कुछ शब्दार्थ है, इसका स्वाध्याय है, वो अगले व्हिडिओ में आपको देखने को मिल जाएगा. आता याचा स्वाध्याय आणि शब्दार्थ आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहू.
तोपर्यंत तुम्हाला काय करायचं आहे, व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. चला तर मग आता आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काय करायचंय, हसत खेळत अभ्यास करायचा आहे.